अदाकारी एक खूबसूरत फन है। पाकिस्तान में ऐसे अदाकार भी हैं जो खुद में एक यूनिवर्सिटी हैं। हमारे आज बाकमाल के मेहमान हैं एंग्री मैन तौकीर नासिर। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। वेलकम। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच। आई एम ऑनर्ड कि हम आज आपके मेहमान बने। अच्छा, थैंक यू। आई एम ऑनर्ड। थैंक यू, थैंक यू। राहे का जूरा भट्टी, लाल इश्क का यावर कमाल, बसात का मलिक तौकीर नासिर आम जिंदगी में भी एंग्री यंग मैन है। आपको क्या लगता है? अभी मिलने से तो ऐसा कोई नहीं फील नहीं आई। यस है भी, हकीकत भी यही है कि ये मेरी बिल्कुल नेचर के ख़िलाफ़ है। अदरवाइज़ आई एम ए वेरी सॉफ्ट पर्सन। लेकिन ये कैरेक्टर मैंने बहुत अर्ली, मतलब पहले दूसरे ड्रामे में शराद खलील साहब उनका प्ले था दूसरा किनारा, उसके बाद उन्होंने तीसरा किनारा किया था, तो उसमें मुझे उन्होंने एंग्री मैन का रोल वेरी बिगनिंग, मतलब सेकंड प्ले था मेरा। अच्छा। तो बस तब से लेके अब तक मैं तो बल्कि अब कहता हूँ कि मैं यंगस्टर्स को जो स्पेस दे रहा हूँ, मैं कम काम कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि वो हमारी जगह लें। अब हमने बहुत काम कर लिया, मोर देन 4 डेकेड्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक एंग्री यंग मैन पैदा नहीं हुआ। अपने 44 साल करियर में 700 के करीब आपने किरदार किए। आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? मुश्किल होता है ये बताना, क्योंकि मुझे तो अपना हर रोल बहुत अच्छा लगता है। कुछ हमने फजूल काम भी किए बीच में, हालांकि मैं बड़ा पिकी चूज़ी रहा हूँ, लेकिन यह है कि कुछ काम दोस्ती में, कुछ लोगों की सिफारिश में, किसी के कहने पे करना पड़ जाता है, तो वो ज़रूर किए हैं। लेकिन कुछ रोल्स होते हैं जो बड़े दिल के करीब होते हैं और फिर वो अपना छाप छोड़ जाते हैं। कांच का पुल वाज अ फर्स्ट लॉन्ग प्ले एवर इन पाकिस्तान टेलीविज़न। तो बल्कि वो एक्सपेरिमेंटल प्ले था, उसको एज पायलट किया था कि अगर ये एक्सपेरिमेंट अच्छा हो गया, इसका अच्छा रिस्पांस आ गया, तो पाकिस्तानी फ़िल्म जो एवरी वीकेंड ऑफ द मंथ पे चलाई जाती थी फिल्म, उसकी जगह पे फिर रिप्लेस किया उस लॉन्ग प्ले ने। फिर एक सिलसिला ड्रामा 81, 82, तो पहला प्ले था कांच का पुल। तो उसमें हम ट्रायंगल थी, माइसेल्फ, फिरदौस जमाल एंड रोही बानो। अच्छा। तो वो मुझे बहुत हॉन्ट करता है। यूनुस जावेद साहब ने लिखा था, मोहम्मद निसार साहब ने उनको मरहूम, उन्होंने डायरेक्ट किया था। वो बड़ा क्लासिकल काम हुआ था वो ड्रामा 88 तक, मतलब वो कई साल निसार साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान टेलीविज़न में, बल्कि ड्रामे की पूरे इस एशिया में, मतलब हम समझते हैं कि पाकिस्तान टेलीविज़न ने लीड किया है पूरे एशिया में, सबसे आगे रहा है प्रोडक्शन में भी, कंटेंट में भी, परफॉर्मेंसेस में भी। पूना इंस्टीट्यूट में हमारी परफॉर्मेंसेस को पढ़ाया जाता है, मतलब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है। अभी जो प्लेज आपने मेंशन किए हैं, उनमें अगर किसी एक रोल का आप कोई डायलॉग आपको याद हो और आप हमें सुनाएं। ये बड़ा नहीं, पता है, वही बात याद करने की बात है। हमने ये ड्रामे ये जितने भी किए, मतलब घोल कर पिए। वो रिहर्सल्स होती थी, 3-3 दिन रिहर्सल्स होती थी, फिर शूट करने से पहले ड्राई रिहर्सल होती थी, फिर कैमरा रिहर्सल होती थी। तो उसमें एक एक लफ्ज़ और एक एक चीज़, एक एक फ़ीचर जो है वो नुमायाँ हो जाता था और याद हो जाता था और अजबर हो जाता था। और फिर कैरेक्टर में रहना, और हम उस वक्त में एक सीरियल करते थे या एक कैरेक्टर करते थे। 3 महीने क्वार्टर का एक सीरियल होता था, तो 3 महीने उसी में लिव करते थे, उसी कैरेक्टर में। क्योंकि लिविंग इन अ कैरेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी बेसिक। क्योंकि जब तक आप उसमें लिव नहीं करते, आप उसको उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते। जो डेप्थ चाहिए, जो उसकी मल्टी डायमेंशंस, उसकी जो उसकी पर्सपेक्टिव्स हैं, उसको आप अया नहीं कर सकते, अदरवाइज सतही। एंड इट इज़ द टफेस्ट वन मेथड एक्टिंग कि आप उसमें जीना शुरू कर दें। हाँ, उसमें जीना पड़ता है। हाँ, और फिर बाद में उसमें से निकलना भी एक एफर्ट होती होगी। हाँ, फिर उससे बड़ा काम जो होता है उससे निकलना होता है जी।
तो जब उससे निकलना होता है ना तो फिर उसके बाद डायलॉग भी भूल जाता है, कैरेक्टर भी भूल जाता है। राइट। तो मुझे अब आप कहा, मुझे एक पीस मुझे छोटा सा है याद, बड़े सालों का याद है। अशफाक साहब का वो प्ले लिखा हुआ था और ड्रामे में, और यावर हयात साहब उसके भी डायरेक्टर यावर हयात साहब। ये बात है 1983 की। अच्छा। और वो ये है कि जब तुम कतरन कतरन हो जाओ, तुम्हारा लिफाफा भी ना बनाया जा सके, तुम में कुछ पैक करके तुम्हारी पुड़िया भी ना बनाई जा सके, तब मैं तुम्हें महबूब के फटे हुए खत की तरह अपने कोट की अंदर वाली जेब में रखूं, खुशबू लगाकर। वाह। ऐसा नहीं हो सकता। अजय देवगन बर्मला कहते हैं कि वो आपसे मुतासिर हैं, उन्हें आपका कौन सा किरदार पसंद है? आई डोंट नो किस एंगल से वो मुझे एडमायर करते हैं या मेरे हवाले से, पता नहीं कौन सा किरदार उन्होंने देखा और किस हवाले से। बहरहाल एक एक्सप्रेशन ज़रूर मुझे फील होता है फिल्म में, जो आइज़ का इस्तेमाल है जी, वो उसमें कुछ थोड़ी सी सिमिलैरिटी, और फिर जो डायलॉग डिलीवरी उसमें कुछ थोड़ी सी सिमिलैरिटी मुझे फील होती है। अदरवाइज ही हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड एक्टर एंड आई अप्रिशिएट, अगर उन्होंने मेरी तारीफ़ की है या करते हैं तो मेरे लिए एजाज़ है। क्या ये बात दुरुस्त है कि इंडियन फिल्म कभी अलविदा न कहना में शाहरुख खान का किरदार परवाज़ ड्रामे में जो आपका किरदार था उसकी कॉपी थी? आपको किसने बताया? मैंने रिसर्च किया है। हाँ बिल्कुल सही है, आपको जिसने भी बताया सही बताया। ये अंदर की बात है वैसे जी। क्योंकि या तो उसको करण जौहर को मानना चाहिए था या शाहरुख को खुद मानना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये है। और आपने भी चूँकि उस बात को एक्सप्लोर किया है। ये परवाज़ मुस्तनसर हुसैन तारर साहब का लिखा हुआ था एंड उसमें आरफा एंड रुबीना अशरफ, रुबीना अशरफ का शायद एक आध उसने किया हुआ था उन्होंने, और वो उनका पहला सीरियल था मेरे साथ। लंगड़े की बजाय अगर वो काना बना देते तो शायद हम समझते कि ये कभी अलविदा ना कहना इनकी अपनी ओरिजिनल थॉट है। तो जब उन्होंने लंगड़ा भी बना दिया, डिट्टो, बिल्कुल पूरी स्टोरी। और लंगड़ा भी वो राइट लेग पे है। मेरा जो मैंने किया था ये प्ले, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि 83-84 में, और ये फिल्म मेरे ख्याल में जाके 90s मिड 90s में या लेट 90s में बनी है। तो इस मुमासलत की वजह से और फिर आगे कहानी में जितनी उसमें दो लड़कियों के दरमियान शाहरुख का जो बैलेंस और इम्बैलेंस होना है, वो सारा उसी प्लॉट से और उसी कहानी से मुतासर था। 17 साल की उम्र में आपने पहला ड्रामा पीटीवी लाहौर से शुरू किया, और उस ज़माने में तो चांस मिलना बहुत मुश्किल होता था। आपकी कहानी कैसे शुरू हुई? यस, बहुत मुश्किल था। मैं अक्सर जिक्र करता हूँ इस बात का कि अगर मुझे भी उसी तरह से पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर या कराची सेंटर, ये दो सेंटर्स तो बहुत ज़्यादा वो थे, क्योंकि ड्रामा तो खैर कोयटा से भी होता था, पेशावर से भी होता था और रावलपिंडी इस्लामाबाद से भी होता था, लेकिन मेजर जो था वो काम, जो अच्छे डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स वो लाहौर और कराची में थे। तो हर किसी की कोशिश होती थी कि वो लाहौर या कराची से काम करे और उसको मौका मिले। तो मैं एंटर हुआ फिर कुछ ताल्लुक़ की वजह से। मेरे एक दोस्त थे, इकरामुल हक हैं अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, तो उनके दोस्त थे मोहम्मद अज़ीम, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, जिन्होंने दरिया एक बहुत बड़ा सीरियल जो मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सीरियल है, तो वो उन्होंने किया था। तो उन्होंने उससे मैंने ऐसी बात की कि ऐसे ही अच्छा ऐसा था मुझे शौक़ बेसिकली मेरे माहौल में नहीं था, मेरी फैमिली में नहीं था। तो वहीद मुराद साहब को देखकर मुझे शौक़ हुआ था। मतलब उस ज़माने में एंटरटेनमेंट यही होती थी स्टूडेंट लाइफ में कि नई फिल्म जब लगती थी तो हम ज़रूर देखते थे। तो और ज़्यादातर वहीद मुराद साहब की फिल्में उस वक्त बड़ी कामयाब होती थी और बड़ा हाउसफुल और खिड़की तोड़ होता था और बड़ी मुश्किल से टिकट मिलते थे। तो उसके बाद मेरा दिल चाहने लगा कि मैंने ना रेडियो किया, ना थिएटर किया, ना कुछ नहीं, और ना ही घर में कोई ऐसा माहौल। तो ऐसा दिल
मैं उससे बात की तो उसने कहा अच्छा अजीम है मेरे दोस्त मोहम्मद अजीम, मैं उनसे बात करता हूँ। उनसे बात की, उन्होंने कहा मेरे सामने, फिर हम मिले उनको तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं ड्रामा नहीं कर रहा, लेकिन आरिफ वकार साहब हैं वो कर रहे हैं। अच्छा। तब वो हमारे दोस्त हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। तो ऑडिशन होता था उस वक्त मेरिट पे, उन्होंने मेरा ऑडिशन किया बाकायदा तौर पे, स्क्रिप्ट दिया, सीन को याद किया, उनको परफॉर्म करवाया। पहले ही ऑडिशन में पास हो गए? जी। अच्छा। पहले ही ऑडिशन में पास हो गए, ना सिर्फ पास हो गए, आरिफ वकार साहब ने मुझे मतलब फौरी तौर पे खुशखबरी भी सुना दी कि एक तो आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है और दूसरा एक्सप्रेशन बड़ा अच्छा है आपका, और मैं आपको तीसरा ये है कि मैंने आपको कास्ट कर लिया है। बानो आपा, मुन्नू भाई, अशफाक अहमद के लिखे हुए ड्रामे किए, अब लिखने वाले वैसे नहीं या करने वाले? लिखने वाले नहीं, करने वाले तो हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कहता कि टैलेंट की कमी नहीं है, और हमारे यहाँ तो मैं अभी भी यंगस्टर्स के साथ काम करता हूँ, जूनियर्स के साथ काम करता हूँ मैं, और बहुत से लोग तो अब मेरे पास आते ही नहीं हैं। वही बात है ना कि लोग मुझसे डरते बहुत हैं इस हवाले से कि वो एक इमेज जो है वो उस वजह से। लेकिन हाँ, अब लेकिन ये है कि वो एक डरने की ये भी वजह है क्योंकि मैं मतलब अच्छा स्क्रिप्ट नहीं है तो मैं किसी भी सूरत में नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता, तो ये सबको पता है। तो अच्छा स्क्रिप्ट मुझे आज अच्छा अब जो काम हो रहा है वो हो रहा है फार्मूला राइटिंग पे। अब जितने राइटर्स हैं मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा हूँ, उनमें से बहुत से अच्छे राइटर्स भी होंगे, लेकिन उनको पता है कि डिमांड यही है, बिक यही रहा है, तो इसीलिए वो भी उसी तरह लिख रहे हैं। वही सास बहू, वही 3 औरतें 3 कहानियाँ, वही औरतों का ग्लैमर, वही लव अफेयर्स, इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ हैं। खलीलुर रहमान कमर के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो कैसे ड्रामे लिखते? खलीलुर रहमान जो हैं वो मैंने उनके साथ बहुत काम किया है। मैं समझता हूँ लाल इश्क इज माय लास्ट वेंचर विद हिम, एंड चांदपुर का चंदू से लेकर, तो ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, बट वो अपनी ज़ात में एक जगह पे फंसे हुए हैं। अब वो मेरी उनसे खैर दोस्ती भी है, उनसे कई दफ़ा मेरी बहस भी होती है, आर्गूमेंट भी होती है, बट ही हैज़ strong point in his writing that he writes a very strong or full of strength with the feeling of dialogue की feeling उनकी जो है वो बहुत कमाल की है। मतलब ये चीज़ असगर नदीम सैयद साहब में भी, और मैंने अशफाक साहब में भी, अमजद साहब में भी, ये बड़े राइटर्स में की निशानी है। लेकिन अब आप फिर नई चीज़ें उसमें जब आप रुक जाते हैं और फंस जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है कि फिर आप बहुत सारी चीज़ों को जब रिपीट करना शुरू कर देते हैं वो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें फिर आपकी वो ग्रिप ख़त्म हो जाती है। उस वक्त हमारे ड्रामे सरहद पार भी देखे जाते थे। ये भी हकीकत है कि जब अंधेरा उजाला, राहें, मारवी, वारिस जैसे ड्रामे लगते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती थी। क्या आज व्यूअर्स वैसे ड्रामे देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहते हैं। अभी भी जो 1-2 मतलब साल में एक आध कोई प्ले ऐसा आ जाता है जिसको लोग फिर हर जगह पे, मतलब है कि वो टॉक ऑफ द टाउन होता है, वो हर जगह पे डिस्कस होता है। हाँ, गलियाँ सुनसान करना और वो अब ये जो है ये सूरत हाल अब नहीं हो सकती, इसलिए कि एक तो वो स्ट्रेंथ नहीं है ड्रामे की, और दूसरा अगर उस स्ट्रेंथ का ड्रामा आ भी जाए तो आपके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। 8 बजे अगर ड्रामा आप नहीं देख सकते तो आप रात को 2 बजे देख सकते हैं, आप सुबह 4 बजे देख सकते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शंस आ गई हैं। आज के अदाकार अपनी फिटनेस, फिजिक, लुक्स पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पहले ऐसे नहीं था। ये अब भी ज़रूरी नहीं, या आपके वक्त उसकी डिमांड नहीं थी? नहीं, फिटनेस और ये तो यूनिवर्सल है, ये तो आज की बात नहीं है। एंड लुक्स मैटर करती थी, हमेशा करती हैं, क्योंकि अपीयरेंस है ना स्क्रीन पे आपने, लेकिन अदाकारी में नहीं है। हाँ, हीरो के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसमें भी अगर आपकी अदाकारी में इतनी जान, पहले इतने बड़े बड़े अदाकार जो हीरो भी आए, अगर देखें उनकी फिजिक में, वो
चबी भी होते थे, हेल्दी भी होते थे, लेकिन इतने कमाल एक्टर होते थे वही कि मैं वो कह ऐसे रहा हूँ हीरो ना कि वो आते थे। लुक्स कॉम्प्रोमाइज हो जाती थी, वो देखने वाला खुद उसको बोनस दे देता था कि एक्टर बड़ा कमाल, एक्टर कमाल 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 डायलॉग डिलीवरी है, कमाल एक्सप्रेशन है, और कमाल उसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ परफॉर्मेंस है जो ग्रैस्प कर लेती है। जब ग्रैस्प करता है ना एक्टर, तो फिर देखने वाला ये भूल जाता है कि इसकी लुक्स क्या है, फिर देखने वाला ये भी भूल जाता है कि इसके बैकग्राउंड में क्या कितना खूबसूरत सेट लगा हुआ है। नो, अच्छी परफॉर्मेंस, वो गंदे नाले के ऊपर खड़ा होकर एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है ना, तो वो भूल जाता है और सिर्फ खाली स्काई है उसके बैकग्राउंड में, वो उसको उसमें खो जाता है। हाँ, अगर आप ताजमहल लगा लें और उसके सामने किसी को खड़ा करके परफॉर्म करवा रहे हैं, अगर वो उसकी स्ट्रेंथ नहीं है तो ताजमहल को कोई नहीं देखेगा। बेसिक ऑब्जेक्ट जो होता है ना, वो एक्टर है। ख़याम सरहदी, आबिद अली, फिरदौस जमाल, इरफान खोसट, जमील फ़खरी जैसे अपने महबूब आलम, शफी मोहम्मद, बहुत बड़े कवि खान, तो आपने चोटी के फनकारों का दौर देखा है। आप किससे मुतासिर थे? मैं इन सभी से मुतासिर था, मतलब शफी, फिरदौस, तो ये तो मेरे बिल्कुल तकरीबन, फिरदौस थोड़े से, लेकिन हमने बहुत इकट्ठे काम किया। आबिद अली मरहूम, उनके साथ बहुत किया, कवि साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, मैंने इनसे सीखा। आजकल तो सीनियर्स बड़ा फ्रीक्वेंटली ये शिकवा करते हैं कि जूनियर्स रिस्पेक्ट नहीं करते उस तरह से जिस तरह से सीनियर्स की रिक्वायर्ड है। इसका ताल्लुक ज़्यादातर तो अगर हम अपने मुआशरे में देखें तो इसका ताल्लुक मुआशरे से है कि अदब एहतराम सबसे पहले घर से सिखाया जाता है, फिर स्कूल में सिखाया जाता है, फिर टीचर्स सिखाते हैं, फिर उनके इर्द गिर्द का माहौल सिखाता है। तो अब वो चीज़ें जो हैं वो मैं अक्सर इस बात पे मैं अक्सर बात करता हूँ कि नानी दादी और बड़े बुज़ुर्गों का जो किरदार था वो भी नहीं रहा उस तरह से, वो उसको भी हमने उस अनइम्पोर्टेंट कर दिया। तो मैं जब कैरेक्टर पढ़ता हूँ, देखता हूँ, कहानी सुनता हूँ, या उसको मैं पूरा स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, तो उसमें उसकी कहानी में कैरेक्टर कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना डीप है, कितना ये है, कितनी डायमेंशन है ये। इसके अलावा मैं ये भी देखता हूँ कि मैं मुआशरे में इस कैरेक्टर के ज़रिए क्या दूंगा, देखने वाला क्या सीख रहा है, बिल्कुल क्या सीखेगा। बिल्कुल सही। आपकी अदाकारी में संजीदगी का आंसर गालिब है, कॉमेडी किरदारों की तरफ क्यों नहीं गए? आई डोंट लाइक पर्सनली, अच्छा, बिकॉज टेक्निकली स्पीकिंग लोग आमतौर पे कहते हैं कि जी वो जो है ज़रूरी होता है हर तरह का कैरेक्टर करना। हर तरह का कैरेक्टर तो करना ज़रूरी होता है, लेकिन जो हार्ट सर्जन है वो आँख का ऑपरेशन नहीं कर सकता। कि हो सकता है, कर सकता है, वो नहीं कर सकता। तो जो कॉमेडियन है वो कॉमेडियन ही होता है, वो एक सेगमेंट है, वो सीरियस संजीदा इंटेंस एक्टिंग का से हटकर है जी। उसका काम सिर्फ लाफ्टर क्रिएट करना है, उसका काम आपको हंसाना है, और उसके लिए हर आदमी वो भी अल्लाह की तरफ से वो भी गिफ्टेड होता है। अब चार्ली चैपलिन गिफ्टेड कॉमेडियन था और दुनिया में आज तक, अब मार्लन ब्रांडो को अगर कहें कि जी आप चार्ली चैपलिन का रोल करके दिखा दें तो कभी नहीं कर सकते। ठीक है, हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। आप बहुत से सरकारी ओहदों पर रहे, बतौर डीजी पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ट्रिब्यूट टू लेजेंड्स प्रोग्राम शुरू किया, इसका ख्याल कैसे आया और क्या ये आज भी चल रहा है? इसकी सोच तो मेरी बड़े अरसे से थी मुझे, और मैं अब भी आज भी इसी हवाले से बात करता हूँ कि हम जो हैं वो वाह करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं अपने हीरोज़ को। मतलब ये वो हीरोज़ हैं जो जिन्होंने सब्ज़ हलाली परचम को सारी दुनिया में लहराया, वो चाहे म्यूज़िक के फील्ड से हों, चाहे एक्टिंग के फील्ड से हों, चाहे वो इवन खेल और क्रिकेट, हॉकी, ये सब हीरोज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान के नाम को ऊंचा किया और झंडे को दुनिया में लहराया। तो वो हीरोज़ हैं, उन हीरोज़ को शोकेस करना, उनको प्रिजर्व करना, उनको वो रिस्पेक्ट देना और उनको अपने माथे का झूमर बनाना, ये उन माशरों का शेवा है जो जिन्होंने तरक्की की है। जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो अपने हीरोज़ को
हमेशा याद रखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे जाने के बाद वो सिलसिला वहीं रुक गया, उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया, विच इज़ वेरी बैड। आप अलहमरा आर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन भी रहे, आपने आर्टिस्ट के लिए ऐसा क्या किया है जो आपके जाने के बाद भी उनको फ़ायदा पहुंचता रहे? मैंने किया है, लेकिन वो इतना कंसील्ड है, मैं उसको बता नहीं सकता, क्योंकि उसमें जो है बहुत से नाम हैं, वो मैं नाम लेना नहीं चाहता। लेकिन मैंने उनके लिए, मैं समझता हूँ मैंने अपनी ताकत से ज़्यादा किया है, PNCA में भी और यहाँ पे भी। आप पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड के चेयरमैन हैं। फिल्म इंडस्ट्री तनज़ली से निकलने की जद्दोजहद कर रही है, क्या सिनेमा घर दोबारा पूरी तरह आबाद हो सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं हो सकते, हो सकते हैं, होना चाहिए। पोटेंशियल तो है, क्योंकि मार्केट तो आपके पास बहुत बड़ी है, पंजाब की तो बहुत बड़ी मार्केट है, 12, 13, 14 करोड़ की आबादी है सिर्फ पंजाब की। तो और उनके पास एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ऐसी खास सोर्सेज भी नहीं है। तो उनको अगर अच्छी फिल्म की आदत डालें, सिनेमा गोइंग की आदत डालें, अच्छी फिल्म, शर्त यह है कि अच्छी फिल्म, वो अगर लगेगी तो सिनेमा खुद ब खुद बढ़ेंगे। अच्छा, फिर ये फिल्म, अच्छा मैंने खुद भी फिल्म में काम किया बदकिस्मती से। अच्छा। हाँ, वो इसलिए कह रहा हूँ कि वो बदकिस्मती इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं गया तो वो मेरा टाइम नहीं था, उस वक्त गंडासा चल रहा था। तो उस वक्त ना ही वो डायरेक्टर्स थे जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर्स थे, ना ही वो राइटर्स थे, और ना ही वो उस तरह का माहौल था। हालांकि मेरी पहली फिल्म तो जो थी क़यामत के बाद, वो सुपरहिट थी, सैयद नूर साहब की लिखी हुई, उन्होंने बहुत अच्छी लिखी थी और इसलिए वो कामयाब भी हुई। उसके बाद जितनी फिल्में की, उनका नाम जो है वो, अगर मतलब जब मैं लेता हूँ तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो जाता हूँ, क्योंकि वो खुद, मतलब आपको काम करने के बाद यू शुड टेक इट एज अ प्राइड, ना कि आपको शर्मिंदगी हो, ऑन करें, बिल्कुल, है ना। तो उसके बाद वो 4-5, चूँकि पहली फिल्म मेरी सुपर हिट हुई थी तो काफ़ी सारी ऑफर्स थी, तो मैंने उनमें से चूज़ करके 4 फिल्में मैंने साइन की थी। वो सारी की सारी बुरी तरीन फिल्में थी, और उसी के बाद ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो तकरीबन डिक्लाइन की तरफ जा रही थी। और उस वक्त मैंने कहा था, उस वक्त मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि मैं फिल्म में काम नहीं करूँगा जब तक कि ये हालात ठीक नहीं होंगे। यानी अच्छा इंटेलेक्ट तो ख़त्म हो गया था, अच्छी कहानी नहीं थी, अच्छा डायरेक्टर नहीं था, अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था, सेट के ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं था वो जिसमें क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी के लिए एक माहौल चाहिए होता है, अच्छा स्क्रिप्ट चाहिए होता है, डायरेक्टर चाहिए होता है, पूरी टीम चाहिए होती है, वो सारा कुछ नहीं था। तो वो फिल्म इंडस्ट्री आपकी डिक्लाइन कर गई, ज़ीरो पे चली गई, पंजाबी में भी ख़त्म हो गया सब। फिर रिवाइवल हुआ, उससे उम्मीद हुई कि यंगस्टर्स ने फिल्में बनानी शुरू की, और एक बात तो अच्छी हुई कि उस रिवाइवल से कि आपके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई जो इस वक्त दुनिया में हॉलीवुड में यूज़ हो रही है, या इंडिया में यूज़ हो रही है, या मद्रास तेलुगु में यूज़ हो रही है। वो तमाम टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल है। और मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ आज भी कि अच्छी फिल्में बन सकती हैं। एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए कितना बजट दरकार होता है? बजट वेरी करता है, बजट जो है वो इतना मैटर नहीं करता है, मतलब अब तो जाहिर है करोड़ों में ही बनती है, हमारे यहाँ तो करोड़ों में बनती है, इंडिया में तो बिलियंस में बनती है। आप सिनेमा में गैर मुल्की फिल्मों की नुमाइश के हक में हैं या खिलाफ? बिल्कुल, यस। खैर गैर मुल्की तो पहले भी आ रही हैं हमारे यहाँ, मतलब इंग्लिश हॉलीवुड की फिल्में। मैं समझता हूँ ईरान की भी आनी चाहिए उर्दू डब करके, और टर्किश भी आनी चाहिए, दूसरी भी आनी चाहिए, इंडियन भी आनी चाहिए, और कल्चरल बेसिकली ये होना चाहिए। हमारे कल्चरल पैक्ट्स जिनके साथ हुए हैं उनके साथ ख़ास तौर पे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आनी चाहिए कि आपकी फ़िल्म भी वहाँ जाए, आपको भी मार्केट मिले उनकी। आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज़ भी मिल चुके हैं, तौकीर नासिर आज मुतमईन है? हाँ, मुझे अभी सितारा इम्तियाज़ मिला है, विच इज़ आई थिंक तमगा इम्तियाज़ मुझे शजिया मिला था 22 साल पहले, व्हेन आई वाज यंग, वेरी यंग। तो यंग तो खैर मैं अभी भी हूँ, नो डाउट। तो उसमें अब एज इज़ जस्ट अ नंबर, एज इज़ जस्ट अ नंबर। अच्छा, तो अब जो मुझे मिला है सितारा इम्तियाज़, ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत बड़ी मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है,
और ये मैं हमेशा अपनी माँ के नाम करता हूँ। जितनी भी अचीवमेंट्स हैं मेरी माँ के और बाप के नाम। मेरी वालदा ने मेरी हमेशा, जब तक वो ज़िंदा थी, वो मेरे लिए हमेशा, उनकी दुआएं आज भी मेरे साथ हैं। पैसा ज़िंदगी में कितना अहम है? इतना अहम नहीं है, सिर्फ पैसा नहीं है, अहम ज़रूर है, लेकिन कितना अहम है इसकी मेजरमेंट कोई नहीं है। हाँ ज़रूरी है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आज आपको अगर किसी ड्रामा या ड्रामा सीरीज की ऑफर की जाए तो आप कितना चार्ज करेंगे, कितना लेंगे? कितना पैसा लेंगे? अच्छा, ये तो बड़ी वैसे वो बात है जो जिसको मतलब कभी इसको एक्सपोज तो नहीं किया जाता ना, लेकिन मैं जो है वो सबसे पहले, मैं अगर मुझे स्क्रिप्ट अच्छा लगेगा, कैरेक्टर अच्छा लगेगा और कैरेक्टर मेरे लिए लिखा होगा। देखिए, कैरेक्टराइजेशन नहीं हो रही, राइटर सिर्फ फ्लो में लिख रहा है। वो पहले जो राइटर्स थे वो कैरेक्टर्स को सोचते थे, कैरेक्टराइजेशन करते थे, फिर लिखते थे और फिर कहानी का हिस्सा, कहानी की एक लाइन बना के फिर कैरेक्टर्स को सोचते थे अलग अलग, उनके हयूले बनाते थे, उनके इमेजेस बनाते थे। वो स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन बड़ी 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 मैटर करती है। टैलेंट आपके अंदर है और परवाज़ यहाँ है, वो यहाँ है, वो यहाँ विजन है आपका, वो भी वेरी करता है। फिर उसमें स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन है। आप इमेजिनेशन, आप क्या इमेजिन करेंगे कि मैं कहाँ पहुँच जाऊँ, मैं 7वें आसमान पे पहुँच जाऊँ तो मैं क्या करूँगी। तो एक दूसरा आदमी सोचता है कि जब मैं 7वें आसमान पे जाऊँगा तो मैं फिर 8वें को तलाश करूँगा। वो उससे आगे जाता है, वो उससे आगे जाता है। इमेजिनेशंस हैं बेसिकली क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ इमेजिनेशन से जो उसकी स्ट्रेंथ है ना वो बढ़ती और कम होती है। ड्रामे में राइटर, अदाकार या डायरेक्टर, किसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए? देखिए, मैं दोनों को मिलने चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर का भी बड़ा काम होता है, राइटर का भी बहुत बड़ा काम होता है। बेसिक फाउंडेशन वो देता है राइटर, जिस पे इमारत खड़ी करते हैं, और डायरेक्टर जो होता है वो असल में वो डायरेक्टर जो आज डायरेक्टर काम कर रहा है वो डायरेक्टर नहीं है, वो रिकॉर्डर है सिर्फ। अगर डायरेक्टर है और वो पूरा एक कैनवस, वो पूरा एक उसको कंसीव और उसको परसीव करता है और फिर उससे काम करवाता है, डायरेक्टर्स काम करवाने वाला डायरेक्टर, उसको बहुत बड़ा मुआवजा मिलना चाहिए। और एक्टर तो जाहिर है, एक्टर ही सेलेबल कमोडिटी है। वो अच्छे खासे काम को फ्लॉप भी कर देता है और अच्छे दरमियाने से काम को आसमान पे भी अपने काम के ज़रिए। तो सबका हक अपनी अपनी जगह पे है, बिल्कुल मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। आपको गाड़ियों का भी बहुत शौक है, Do you have a collection of them? हाँ, नहीं बस कितनी गाड़ियाँ हैं आपके पास? यस, बस ये है मुझे शौक गाड़ियों का, मेरे बच्चों को भी है और मुझे भी है। राइट, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ ये डिस्कशन। आई होप आप लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इनकी फैमिली के बारे में भी। देखते रहिए बाकमाल। वेलकम बैक टू बाकमाल। ये बताइए कि आपकी शादी फैमिली में हुई है और कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं? मेरी शादी फैमिली में हुई है और मेरी 2 बेटियां। अच्छा, माशाल्लाह। माय वाइफ इज़ माय फर्स्ट कज़न। बड़ी बेटी है अलीज़े, शी इज़ अ डॉक्टर अलीज़े, एंड द यंगर वन इज़ बैरिस्टर। उसने भी लास्ट ईयर लंदन से किया है, लिंकन से बारेट लॉ। तो शी इज़ अ बैरिस्टर अनुशे, माशाल्लाह। एंड प्रैक्टिसिंग लॉ प्रॉपर्ली है इन पाकिस्तान? प्रैक्टिस कर रही हैं लॉ? अभी पाकिस्तान में कर रही हैं, बिल्कुल। यस। तो आप कितने बहन भाई थे और आपके वालिद क्या करते थे? हम 5 बहन भाई हैं। मुझसे बड़े भाई हैं, फिर मैं हूँ, एंड उसके बाद 3 बहनें हैं। तो फादर मेरे जो थे वो इंडिया से हिजरत करके आए थे और उसके बाद यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में बिजनेस करते रहे, माशाल्लाह। फौजी बनते बनते अदाकार बन गए। पेरेंट्स की तरफ से रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली हुई होगी। रेजिस्टेंस इस हद तक थी।
फैमिली में थी, मतलब हम उस वक्त हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था कि फाइन आर्ट से या से किसी का ताल्लुक़ नहीं था। तो मेरे फादर ने मुझे कहा था जस्ट टेक इट एज अ हॉबी एंड बाकी अपनी, उस वक्त मैं एजुकेशन भी मेरी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि इसमें हर्ज नहीं होना चाहिए। तो आई प्रॉमिस्ड एंड आज तक मैं उसी पे हूँ। और मैंने खैर इसको एज हॉबी ही लिया, लेकिन मेरा पैशन भी है। अदरवाइज़ तो मैंने ज़्यादातर तो मैं मतलब मास्टर्स करने के बाद मैंने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन की और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स में मैं रहा 10 साल। फिर उसके बाद फिर मैं अब पिछले 10, 12, 15 साल से मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को हेड करता आ रहा हूँ। तो मेरा तो बेसिक जो है वो प्रोफेशन वो है, और मैंने इसको एज पैशन एंड एज हॉबी लेके चला हूँ, और इसीलिए मैं चूज़ी भी हूँ। मैं बिल्कुल इस पे जो है ना डिपेंड नहीं मैंने किया। राइट, ये साइड पे आपका पैशन था जो आप फॉलो कर रहे थे। अच्छा, बहुत से एक्टर्स और प्लेयर्स अगर उनसे पूछे तो वो ये कहते हैं कि हमें पेरेंट्स की तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस मिली, मुखालफत का सामना करना पड़ा। अगर आपकी बेटियां चाहें कि वो एक्टिंग करना चाहें तो आप अलाउ कर देंगे उन्हें? नहीं, बेटियां तो अव्वल तो चाहे नहीं वो, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि हमने रोका या नहीं, चाहे ही नहीं, मतलब दे आर नॉट, मतलब मेरी, अच्छा फिर मेरी फैमिली का चूँकि पहले भी, और मैंने अपना जो है ना रहने सहने का जो अपनी मेरी लाइफ है वो लिविंग स्टाइल मैंने उस तरह से टिपिकल फिल्म स्टार और उनकी तरह से, मतलब अगर आपको फेम मिल जाती है तो स्टार बन जाते हैं, स्टार बनने के बाद फिर आप एक टिपिकल लाइफ में, और उसमें प्रिटेंशंस, और मैंने उसको जो है ना उससे बचते हुए मैंने रियल लाइफ को एंजॉय किया है। मैंने अभी भी मैं अपनी लाइफ को ना बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, मतलब मैं अपने आप को कभी इस तरह से, मतलब स्टारडम में आके ना आप प्रिटेंशंस में चले जाते हैं, आप हर वक्त प्रिटेंड करते रहते हैं, तो बिकॉज आई एम अ स्टार, नो यू आर नॉट, मतलब ऐसा नहीं है। हाँ, जब आप एक्टिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कैमरे के सामने हैं, देन यू आर डिफरेंट, अदरवाइज ऑफ द कैमरा योर लाइफ शुड बी अ नॉर्मल। तो अगर आप आसान रहते हैं, मतलब मेरी ज़िंदगी में आसानी रही है, और इसीलिए मेरे घर का माहौल भी उस तरह से नहीं है जिस तरह से मतलब एक टिपिकल तरीका होता है स्टार्स का, नो। तो इसलिए हमारे माहौल में वो नहीं है। तो वो बचपन में आप शरारती थे या संजीदा थे? बहुत शरारती था। गुल्ली डंडा, पिट्ठू गरम, बांदर किला और कबड्डी, ये सारे बचपन में खेल खेले हैं? बिल्कुल खेले हैं। यस, पिट्ठू गरम तो हमने बहुत खेला है, बहुत ज़्यादा। यस, और इंडोर गेम्स भी, टेबल टेनिस भी बहुत खेलते थे हम। बेगम से लड़ाई किस बात पे होती है? लड़ाई ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, मतलब किसी ख़ास वो पे नहीं है, लेकिन होती नहीं है, या वो समझ जाती है जब मैं गुस्से में होता हूँ, और या फिर मैं अवॉइड कर देता हूँ, सिचुएशन को डाइवर्ट कर देता हूँ। तो ऐसा हम एक उसमें रहते हैं, तो क्योंकि आपके अपने इख्तियार में भी होता है, दोनों को इख्तियार में होता है कि आप चीज़ों को जो है वो उसमें उसको टेम्परेचर बढ़ने ना दें। ग्लैमर, लाइमलाइट, शोबिस, बहुत छोटी सी उम्र में आप स्टार बन गए, आपका कोई स्कैंडल कभी सामने नहीं आया? क्या सहाफ़ी आपके दोस्त हैं या ऐसा कोई था ही नहीं कुछ ऐसा? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, ये मतलब है कि पिछले 40 साल से ही मैं सुनता आ रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेड बहुत कॉमन है। हाँ, यस, ये और है भी, मतलब है, दिस इज़ अ फैक्ट। तो मैं सिर्फ उसका जवाब मतलब इन अ लाइट मूड यही देता हूँ कि भाई स्कैंडल जो है वो छुपाया जाता है, छपवाया नहीं जाता। अच्छा। तो मैं इस शायद इस फार्मूले पे कायम हूँ। अदरवाइज़ तो यह है कि लोग तो स्कैंडल बनवाते हैं फेम को इन्हेंस करने के लिए, फॉलोइंग के लिए। तो मतलब वो खुद घड़ते हैं स्कैंडल्स और खुद फैब्रिकेटेड स्कैंडल्स बनवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, मतलब होना भी नहीं चाहिए। मतलब ये आपका बिल्कुल एक पर्सनल एक मैटर है। ज़ाहिर है इंसान जो है वो ज़िंदगी में बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, बहुत से लोग आपसे मिलते हैं, बहुत से लोगों के साथ आपका ताल्लुक़ भी होता है, लेकिन उसको ये नहीं है कि आप उसको दुनिया में आप ढंढोरा पीटते रहें। तो ये बेसिकली आपका पर्सनल सीक्रेट होता है। राइट। कॉलम निगारी भी की, मुस्तकिल क्यों नहीं लिखते हैं?
अच्छा जी, मुस्तकिल उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि मैं 2-3 कॉलम लिखता हूँ तो वो जो है ना, वो कहते हैं हाथ हल्का रखें, तो मतलब बहुत सच लिखना जो है वो हमारे यहाँ जो है इस तरह का सहाफ़त में फैशन नहीं है, स्टाइल नहीं है। किस हुक्मरान का दौरे हुकूमत अदाकारों के लिए सबसे अच्छा था? ये आप इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको वेरी करता है। मतलब मतलब ज़ियाउल हक के दौर में सख्ती पाबंदियाँ बहुत थी, लेकिन अब आप देखें तो क्रिएटिव काम उसी दौर में ज़्यादा हुआ है। क्या लेगेसी छोड़कर जाना चाहते हैं? आपकी लेगेसी ये होनी चाहिए कि आपने 45 साल काम किया है, 45 साल में आपने बड़े छिक्के मारे हैं, लेकिन ओवरऑल आपका इमेज क्या है? तो वो इमेज की कमिटमेंट मैंने अपने साथ की थी, और मैंने अपने फादर के साथ भी की थी, अपनी फैमिली के साथ भी की थी, कि मेरे हवाले से जब मेरे माँ बाप को या मेरे बहन भाई को या मेरे किसी आसपास के रिश्तेदार को रेफरेंस मिले तो वो अच्छे लफ्ज़ों में मिले। उसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक, क्योंकि इमेज बिल्डिंग जो है ना, किसी भी एक्टर की, किसी भी खिलाड़ी की, किसी भी फेमस, किसी भी इवन पॉलिटिशियन की भी, उसका भी इमेज जो है ना, वो मैटर करता है। वो लेगेसी यही है कि आप चले जाएं, आपने 30 साल 40 साल इस फील्ड में काम किया, आप चले जाते हैं, जब उसके बाद लोग आपको याद करें तो इस रेफरेंस से याद करें कि इन्होंने बहुत ही वाज अ ग्रेट मैन, he was a very honest man, he was a sincere man, he was a pure nationalist, he was a pure Pakistani। तो मैं समझता हूँ यही आपकी सबसे बड़ी लेगेसी है। आपको अपनी कौन सी आदत बहुत बुरी लगती है? मेरी अपनी, मैं सिगरेट पीता हूँ, ये काफ़ी कई बार ये आदत बुरी लगती है और कई बार छोड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं छूटती। और दूसरी आदत है कि मैं सच बोलता हूँ। And you want to change it? It's not a नहीं, bad habit. लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। मैं चेंज नहीं करना, मैं तो कभी भी नहीं चेंज कर सकता, लेकिन ये आदत है, ये लोगों को बुरी लगती है कि ये मुझे तो अच्छी लगती है, डेफिनेटली। आज के पाकिस्तानी ड्रामा आर्टिस्ट में आप किससे बेहतरीन रेट करते हैं? If you want to name ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, नहीं पता क्या, ये नहीं, मतलब एक कोई भी हर जगह, हर कोई अपनी जगह पे दिलीप कुमार है, हर कोई अपनी जगह पे मार्लन ब्रांडो है, लेकिन अपना कोई फेवरेट होता है? लेकिन नहीं, फेवरेट सारे ही होते हैं, लेकिन मैं कभी किसी का नाम, सभी अच्छे हैं, बस इसका डिप्लोमेटिक जवाब यही है। या वेरी डिप्लोमेटिक। चलिए हम अपने इसी नोट पे अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।